So thank you very much, one and all. Today we have today we have very special guest with us. He's Mr. Kaishar Khalid. Mr. Kaishar Khalid is an officer of the Indian Police Service and a poet of Urdu and Hindi languages. He has written two anthologies of Urdu poetry consisting of ghazals and nazms. Mr. Kaisar is recipient of Maharashtra State Urdu Sahitya Academy Award. So I would like to thank you, sir. आपने आज ज्वाइन किया हमको और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और हमारे इस इम्पैक्ट कॉन्वर्जेशन की सीरीज में आपने हमको ज्वाइन किया। शुक्रिया। मैं आप थोड़ा सा हम किस किस मुहिम पे काम कर रहे हैं हम सोशल स्टोरी में, वो बताना चाहूँगा अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सोशल स्टोरी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए समाज में काम कर रहे हैं, लोगों को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। कोई हेल्थ केयर में है, कोई एजुकेशन पे है, कोई गरीबी पे काम कर रहे हैं। कोविड में लोगों ने बहुत सारा काम किया है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट कभी भी मीडिया तक उनकी रीच नहीं होती है। अनसंग हीरोज जिनको बोला जाता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का शायद इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जो सोशल हीरोज को कवर करने का। तो हमारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं, उन लोगों के बारे में दुनिया जहां तक उनकी खबर पहुंचाते हैं। लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके स्टोरीज पढ़ते हैं और आप जैसे समाज सुधारक, आप जैसे जो सोशल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उन लोगों के सहयोग से हम कॉन्वर्जेशन सीरीज भी चलाते हैं, सो दैट आप जैसे लोगों के विचार लोगों तक पहुंचेंगे तो वो प्रोत्साहित होते हैं, एक इंस्पिरेशन का एक माध्यम बनते हैं। बिल्कुल। तो अगेन सर, मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज वक्त निकाला और हमको ज्वाइन किया। सर, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपके सोशल वर्क के बारे में जानने से पहले आप किस तरीके से पीस एंड हार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं लिटरेचर के थ्रू। बहुत सारी चर्चाएं होंगी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा था सर। आपकी स्कूलिंग कैसी रही। आप बिहार से आते हैं, बिहार के एक अररिया जिले से आते हैं। तो मैं सर आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूंगा। आप थोड़ी सी अपनी यादें आप हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर करें, किस तरीके का था। मेरा जो गांव है पदमपुर नाम है, 1000 से भी कम आबादी होगी उसकी। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है जोकीहाट। ये जोकीहाट ब्लॉक में है और शहर से करीब 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप ये 16 किलोमीटर किसी डेवलप्ड स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट से नहीं नापिए, ये बिहार या फॉर दैट मैटर यूपी की या डिस्ट्रिक्ट से नापिए तो बहुत लंबा वक्त होता है। मतलब शहर जाने के लिए अगर आप साइकिल से भी जाएं तो घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। अब रोड्स बन गई है, अब आसान हो गया है जाना। तो एक छोटा सा गांव और हम लोग की जमींदारी थी वहाँ पे हमारे बाप दादाओं की। और वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल था जो 4th क्लास तक का था, प्राइमरी स्कूल जिसको हम कहते हैं। और एक मदरसा हुआ करता था, वो गवर्नमेंट का मदरसा था जिसमें अरबिक के साथ जो है हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस ये सब भी पढ़ाया जाता था। मेरे फादर जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और वो घर पे नहीं रहते थे जी। मेरी माँ ही रहती थी। अब चूंकि आपको माहौल देहातों में ना कुछ जगहों पे चूंकि अच्छे स्कूल्स नहीं होते और पढ़ने का माहौल नहीं होता, तो मेरी माँ बड़ी कंसर्न हुआ करती थी कि बच्चा क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा। और उस जमाने में जहाँ तक मुझे याद है कि स्कूल में टीचर्स भी पूरा रहते नहीं थे, हाजिर नहीं होते थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो 2-3 टीचर थे उस स्कूल में, तो रोटेशन में उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी अपनी। एक टाइम में 1-2 रहेगा, फिर दूसरे टाइम में दूसरे 2 रहेंगे। इस किस्म से होता था। तो मेरी माँ को ये लगा कि शायद इस स्कूल में या उस मदरसे में मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी ही वहां से रवाना कर दिया। मैं 5 साल कहूँगा कि मुझे मेरे ननिहाल भेज दिया गया, जहाँ एक मिडिल स्कूल 7th क्लास तक का था। और उसके जो हेडमास्टर हुआ करते थे बड़े कमिटेड आदमी थे और वहां से रिजल्ट भी अच्छा निकल रहा था, बच्चे अच्छा कर रहे थे। तो 5 साल की उम्र में मेरी पहली माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हुई फ्रॉम माई पेरेंटल प्लेस पदमपुर गांव से। एक मेरे ननिहाल जो था बेलवा करके गांव है, विच वाज अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम अररिया, नजदीक था थोड़ा शहर के। तो मुझे वहां पे रवाना कर दिया गया मेरी इच्छा के विरुद्ध। मैं ये कह सकता हूँ इसलिए कि भाई बच्चा जो है वो
घर में रहना चाहता है, माँ-बाप के पास रहना चाहता है, जी, जी। और बहुत छोटी उम्र में जो है उसको उतनी समझ भी नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, हुँ, और उसको दूसरी जगह पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, और मैं हुँ, ये समझता हूँ कि माँ-बाप का प्यार और ख़ास तौर से माँ का प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के हुँ, ग्रोथ और अपब्रिंगिंग के लिए। हुँ, हुँ, में से वो लोग जिनको हॉस्टल्स में रहना पड़ा, आप देखिए कि हुँ। हॉस्टल भी जब स्टार्ट होते थे ना, तो छठी क्लास के बाद स्टार्ट होते हैं जी, नॉर्मली। जी, जी। तब तक आदमी थोड़ा-सा 10-11 साल का हो जाता है, हुँ, तो थोड़ा-सा वो मैच्योर हो जाता है। बहरहाल मुझे ननिहाल में रख दिया गया और मेरा एडमिशन वहाँ के स्कूल में करा दिया गया, हुँ, और वो स्कूल भी गाँव में था, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 1 डेढ़ किलोमीटर पे। हुँ, तो रोज़ हम हुँ, लोग जाते थे, और स्कूल क्या था कि हुँ, जैसे हुँ, मैंने कई जगह पे कहा है, हुँ, हुँ, अभी लोग इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे स्कूल्स जो उस ज़माने में मतलब 70s में, 80s में हुआ करते थे। जबकि हम चौथी क्लास तक जो है ज़मीन पे बैठते थे बोरी बिछाकर। हुँ, बोरी हुँ, मीन्स कि वो जो जूट बैग होती है या हुँ, प्लास्टिक की हुँ, बैग होती है हुँ, जिसमें हुँ, सीमेंट आता है हुँ, या हुँ। चीनी या चावल आता है ना, जी, जी। तो हमारा वो बस्ता हुआ करता था, हम वो लेके जाते थे, हुँ, और हुँ। उसपे बैठते थे, और टीचर जो है वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते थे हमें। जी, जी। अच्छा, कई बार तो ये होता था कि जो है सामने एक आम का पेड़ था, हुँ, हुँ। गर्मियों में उसकी छाँव में ना, छाँव के नीचे भी क्लास हो जाया करता था। जी, जी, हम जी। कुर्सी उठा के ले जाते थे वहाँ पे, टीचर वहाँ बैठ जाते थे, और जो है वहीं पे पढ़ाई हो जाती थी। अच्छा, हमारी बदकिस्मती क्या है कि उसके सामने बाँस का बहुत बड़ा एक यू नो बाग तो नहीं कह सकते, जंगल टाइप का था। मतलब हुँ, लोग हुँ। देहातों में ना बाँस की कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो अक्सर वो बेशतर ये होता था कि उस्ताद जब किसी बात पे गुस्सा हो जाते तो एक आदमी को भेजते, छड़ी लेके आओ वहाँ से। इट वाज़ ब्लडी ₹50 तो इट वाज़ सो ईज़िली अवेलेबल, हालाँकि हम मैं उसका शिकार बहुत कम हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल वो खौफ तो रहता है। बट हुए। तो वो खौफ एक थोड़ा रहता था, लेकिन धीरे-धीरे पढ़ाई में मन लगने लगा, हुँ, और ये हुआ कि ये लगने लगा कि भाई अब इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं। अच्छा, मेरे हुँ, ननिहाल में क्या था कि जो मेरे मामा थे, मामा हुँ, लोग बल्कि कई भाई थे वो, हुँ, उन्होंने पढ़ के अच्छा कर लिया था। कोई मेडिकल में चला गया था, कोई इंजीनियरिंग में चला गया था। हुँ, सो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन घर में हो गया था कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं, और उनके एग्ज़ाम्पल्स हमें दिए जाते थे। और मैं उस ज़माने का जब माहौल याद करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि टीचर्स जो हैं वो मेहनत की, हार्ड वर्क की, सिंसियरिटी की मिसाल जो भी अच्छा किया उसके हिसाब से दिया करते थे। मुझे याद है कि हमारे पड़ोसी गाँव में एक बड़े अच्छे फुटबॉलर थे। वो कलकत्ता में किसी क्लब से फुटबॉल खेलते थे। तो हम लोग उनको भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। देखो ये यहाँ से निकल गया, ये इतना अच्छा कर गया, इसकी इतनी पहचान है, और द टैलेंट वाज़ being recognized and talent was being promoted even though it was sorry, हुँ, it was a village, and it was a very kind of restricted environment, you know. हुँ, लेकिन ये हुआ कि चूंकि मैंने ये महसूस किया कि जो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है हुँ, उसकी विजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको शेप अप करने में। हमारे जो हेडमास्टर थे जमील साहब, और उसके हुँ, बाद मजीद अख्तर शम्स साहब, हुँ, हुँ, लेट दोनों, अब तो रहे नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन इन लोगों के पास एक विज़न था कि हुँ, हमारे हुँ, बच्चे अच्छा करना चाहिए, उनको बहुत आगे जाना चाहिए ज़िंदगी में, और शायद जो सपने हम लोगों ने बाद में देखे, वो हमारे लिए पहले से देख रहे थे। हुँ, तो हुँ, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मोल्ड कर दिया जाता है, हम लोग तो कच्ची मिट्टी थे, क्ले थे हम लोग। हुँ, एक हुँ। अच्छा कुम्हार जब किसी को के हाथ में शेप वो कर। हुँ, बिल्कुल वो क्ले आता है, वो कच्ची मिट्टी आती है, तो फिर उसको बहुत खूबसूरत घड़ा बन जाता है, बर्तन बन जाते हैं उससे। हुँ, तो मैं ये हुँ। समझता हूँ कि शेप अप करने में पेरेंट्स और टीचर्स इनका टीचर्स। बहुत बड़ा हाथ था, हुँ, और ये हुँ, आज भी है। मतलब हुँ, भले हुँ, स्कूल बदल गए हों, हालात बदल गए हों, हम बड़े शहर में आ गए हों, लेकिन अगर टीचर रोल मॉडल के तौर पे आ जाएँ और वो बच्चे पे इंटरेस्ट लें और बच्चे को शेप करने की कोशिश करें, हुँ, तो मुझे हुँ, उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है, उसमें जो एजुकेटर्स हैं, चाहे टीचर्स हों, चाहे लेक्चरर्स या प्रोफ़ेसर्स हों, उनका बहुत इम्पोर्टेंस है, बड़ी रिस्पेक्ट है। हुँ, और हुँ, कभी-कभी अफ़सोस होता है कि अपनी जो सोसाइटी है, हम शायद अपने टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो वो रियली डिज़र्व करते हैं। और आज मैं समझता हूँ, और एक बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कि मैं जहाँ पे आज बैठा हूँ, मैं नहीं पहुँच पाता अगर उन्होंने मुझे शेप अप नहीं किया होता।
उनका वो एहसान हमेशा मुझ पे रहेगा और उन सारे लोगों पे रहेगा जो उनके डायरेक्शन के तले, उनके गाइडेंस के तले बहुत ज़िंदगी में आगे गए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मज़े की बात ये है कि जी, अब जी। तो चूँकि हमें मालूम नहीं था उस वक़्त, हुँ, हमारा तो हुँ। फूस का स्कूल हुआ करता था, छप्पर हुआ करती हाँ, थी। हाँ। हुँ। और बहुत बाद में जब मैं एक जगह पे, एक अच्छी जगह पे था बैठा हुआ और स्टूडेंट्स के दरमियान आपस में कोई डिस्कशन चल रहा था, हुँ, तो हुँ। लोग पूछ रहे थे तुम किस स्कूल से पढ़े हो? हुँ, आपको मालूम है हुँ। कि स्कूल्स की लीनिएज होती है, उसका एक एलुमनी का बेस होता है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा हम तो गाँव के स्कूल से पढ़े हुए हैं। हुँ, तो हुँ। एक हमारी कलीग थी फीमेल, तो उन्होंने कहा कि तुम तो टाटपट्टी स्कूल से पढ़े हो क्या? हुँ, हुँ। तो तब तक मैंने टाटपट्टी स्कूल सुना नहीं था, हुँ, क्योंकि हुँ। सारी स्कूल ही वैसे हुआ करते थे। हाँ, सभी एक तो जैसे थे उस टाइम पे। बिल्कुल, तो मैंने कहा हाँ जी, मैं तो टाटपट्टी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँच गया। हुँ, हुँ। तो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और देहातों में क्या था कि मतलब मैं समझता हूँ कि जो स्कूल्स को भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूल्स में अगरचे एक पीरियड होता था गेम का, लेकिन चूँकि पैसे नहीं हुआ करते थे, रिसोर्सेज़ नहीं हुआ करते थे, तो गेम कुछ होता नहीं था। हुँ, हुँ। जैसे स्कूल की तरफ से कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल या कोई और क्रिकेट का सामान या हॉकी का सामान ऐसा कुछ मिलता नहीं था। हुँ, और हुँ। देहातों में पेरेंट्स की वो प्रायोरिटी नहीं होती कि बच्चे को खेल का सामान ला के दें। अब हुँ। तो माहौल बहुत बदल गया, अब जी, चीज़ें जी। आने लगी हैं, रिसोर्सेज़ आ गए। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे वक़्त में ये होता था कि जैसे ही आप स्कूल से वापस गए घर में कि कुछ न कुछ काम रहता था कि कहीं धान कट रहा है, क्या गेहूँ का कुछ हो रहा है, या मिल में हुँ। लेके जाना है, या फिर कुछ हमारे यहाँ जूट जो होता है उसको धोया जाता है, या हुँ, कहीं हुँ। खेतों में कुछ काम हो रहा है। तो छोटी-मोटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दे दी जाती थी कि चले जाओ वहाँ पे जाके देख लो, घर का हुँ, एक आदमी वहाँ पे हुँ। बैठा रहेगा, हुँ, तो अच्छा हुँ। रहेगा। तो एक ऐसा माहौल था जिसमें आप ये समझिए कि डिस्पाइट इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन एंड हुँ। डिस्टिंक्शन, एक काफ़ी हद तक इगलिटेरियन माहौल था। और चूँकि एग्रेरियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि अकेले नहीं चल सकती है। हुँ। उसमें आपको लोहे के काम करने वाले भी आदमी चाहिए, लकड़ी के काम करने वाले भी आदमी चाहिए, आपको मछली मार के जो बेचते हैं वो भी चाहिए, आपको खेतों में काम करने वाला भी आदमी चाहिए, मल्टी स्टेक जानवरों को। होल्डर इकोनॉमी है सर ये। एग्ज़ैक्टली, तो होता क्या, तो दैट इज़ अक्रॉस रिलिजन एंड अक्रॉस कास्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसकी जो सबसे बड़ी सिखलाई हमें मिली ना, वो ये है हुँ, कि हम लोगों ने एक ऐसा सोसाइटी देखा जो शुरू से कंपोजिट सोसाइटी था, और हमें तो इस बात का बहुत बाद में जाके एहसास हुआ कि डिफरेंसेस भी हैं, और कहीं पोलराइजेशन भी है, और कहीं लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हुँ, और हुँ। झगड़े भी हुए हैं। वरना वो एक बड़ी हार्मोनी से सोसाइटी थी। और उसने ये हमें सिखाया कि हम लोग हर त्योहार हुँ, मनाते थे। हुँ। होली होती उसमें जाते थे, विजयादशमी का जो होता है उसमें हुँ, जाते थे, हुँ। ईद बकरीद हो तो वही करता था। हुँ, और हुँ। सच पूछो तो बचपन में हमें वो मेला देखने में बहुत इंटरेस्ट था। हुँ, हुँ। तो ईद में मेला लगता था, बकरीद हुँ। में मेला लगता था, ये दशमी में मेला लगता था। हुँ, और हुँ। होली में तो ट्रिप निकलता था, लोग ना रंग डालते थे, फिर हुँ। ढोल बजाते थे, टोली लोगों की निकलती थी एंड ऑल दैट। सो उसने आप ये कहिए कि जो माइंड को शेप किया है हम लोगों के, उस हुँ, जनरेशन के हुँ। लोगों के, उससे पहले की जनरेशन के लोगों के। तो जो इंडिया है असल में, और जो जी, इसका जी। कंपोजिट कल्चर है, हुँ, वो हुँ। जाने-अनजाने में हम लोग के ज़हन और दिमाग में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि उस स्कूल का, उस सोसाइटी का, उस माहौल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग की लाइफ में है। ये तो जब मैं पटना चला गया हुँ, हुँ। 11th में साइंस कॉलेज में, तब जाकर के मैंने ये जाना कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपको याद हो कि 80s, लेट 80s का जो दौर था, वो हुँ, कंट्री के लिए हुँ। बहुत मुश्किल दौर था। हुँ। बहुत सारी रिलीजियस उस वक़्त मूवमेंट्स चल रहे थे, राइट, राइट सर। जी, सर। बहुत सारा पोलराइज़ेशन हुआ था। तो हम दैट केम एज़ अ शॉकर टू अस, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था वो। मतलब हम तो ये थे कि स्कूल में भी साथ हैं, और कामों में भी साथ हैं, और शैतानी करने में भी साथ हैं, साथ हैं। बस एक-दूसरे को तंग करने में भी। अब ये हुँ। होता था कि अब कोई दोस्त है, अब उसको कुछ तंग कर रहे हैं और वो गाली हुँ। दिए जा रहा है, हुँ, तू मर हुँ। जाएगा, तुमको कोढ़ हो जाएगा, तुमको ऐसा हो जाएगा, और ये नहीं कि तुम्हें मेडल्स मिल रहे हैं। मेडल्स मिल रहे हैं। हाँ। जी, जी, जी। तो हमारा माहौल ये था। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंक्लूसिव माहौल था सर वो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और कभी एहसास ही नहीं हुआ ना, जैसे आप खेतों की तरफ जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। रास्ते में जो है
गांव पड़ गया, जो हम्म, हमारे यहाँ लकड़ी का काम करते थे, कुम्हारों गांव है, या हम्म, मिट्टी का काम करते थे उनका गांव है, या लोहे वाला एक गांव था हम्म, फूलपुर हमारे गांव के बगल में। हम्म, तो हमें प्यास लगती थी, हम लोग जाके वहां से पानी पीते थे, पानी थोड़ी पीते देर हैं। आग भी सेक लिया आप, अगर वो जाड़ों का वक्त है ना, वो भट्टी चलती हम्म, रहती थी हम्म, रोशनी, तो बैठते थे और कभी वो कुछ खिला भी देते थे, उनके कुछ पुआ बन गया या कुछ बन गया, जो बिहार की खास चीजें हैं जाड़ों हाँ, में। तो एक किस्म की इडली बनती है हमारे तरफ, जाड़ों में बनती है। तो अच्छा, अच्छा। मतलब इट वाज काइंड ऑफ शेयरिंग यार, मतलब हाँ, मैं कभी जब उससे अपोजिट हालत देखता हूँ तो वाकई मुझे दुख होता है। दुख होता हो, बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा था जब आप गांव से आए, शहर आए, फिर पटना आए, और अ, उस दौर में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे, रिलीजियस पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा। हालांकि मैं उस डायरेक्शन में बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है कि सर, आपको किस चीज ने एग्जैक्टली प्रेरित किया कि मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाऊं? क्या यही रीजन था, या फिर देश सेवा? एग्जैक्टली रीजन क्या था सर आपका इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का? बचपन से दो तीन चीजें मैंने देखी, बहुत नजदीक से देखी। एक तो जुल्म को बहुत नजदीक से देखा। आपको मालूम कि देहात की जो इकोनॉमी है ना, अब हम्म, तो भी काफी चेंज हो गई। उस जमाने में महाजन बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती, मनी लेंडर जो है हम्म, मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट होता था, और मनी लेंडर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था वो 5% पर मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। तो मैंने बहुत सारे घरों को बर्बाद होते हुए देखा और मनी लेंडर का जुल्म भी देखा। इसी ढंग से देहात में कभी कभी ये होता था कि जो पावरफुल होता था, वो जो पावरलेस है या लेस पावरफुल है, उसको भी बहुत ढंग से जुल्म होते हुए देखा है। तो लोग, अगर लोगों पे जुल्म हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनका संसार उद्ध्वस्त हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे? अब हमारा पुलिस स्टेशन जो होता है वो 10-12 किलोमीटर दूर पे था, और बिहार में उस जमाने में जो पुलिसिंग का सिस्टम था, वो एक हम्म, थाने में 10-12-8 लोग होते थे, हम्म, और इट वाज मोर वर्किंग ऑन क्या, एक आप ये कहिए कि फेयर, मैं समझता हूँ कि फेयर पे चलता था। लोग पुलिस से डरते थे। तो अगर आप पे कोई इंजस्टिस हो रही है, कोई भी कर रहा है, तो आपको गवर्नमेंट की मदद तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि वो इंस्टीट्यूशन सॉरी जो आपको इमीडिएट मदद कर सकता है, वो पुलिस है। हम्म, आप जाइएगा तो आपकी तकरार लिखी जाएगी, आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी, केस दाखिल होगा, पूछताछ हम्म, होगी, हम्म, सामने वाले को बुलाया जाएगा, तो 70-80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। जी, जी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पुलिस, जिसमें कि आपको इमीडिएट मदद मिलती है। आपको जस्टिस मिलने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, वो पुलिस का किसी मैटर का कॉग्निजेंस लेना है। हम्म, या इवन मैं देखता था कि पुलिस के, वो तो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई होता था बिहार में, हम्म, उसको छोटा बाबू कहते थे, हम्म, और जो दरोगा होता था उसको बड़ा बाबू कहते थे। तो छोटा बाबू भी बहुत बुलेट पे आता था। हम्म, तो अब तो बाद में जब हम खुद पुलिस में आ गए तो मुझे मालूम है छोटा बाबू कौन होता है, बट वो गांव का बड़ा जमींदार भी ना कुर्सी उसके लिए खाली करेगा, उसको हम्म, बैठाएगा, बड़ी उसकी इज्जत होती थी, फिर उसकी बात को गौर से सुना जाता था। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि यूनिफॉर्म की जो आइडेंटिटी है वो इमीडिएट है, और उसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, लोग यूनिफॉर्म देखते हैं और समझ लेते हैं कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जी। दूसरे की आपकी इज्जत होती है समाज में, और आपकी बात सुनी जाती है, और आप इनजस्टिस में इंटरवीन करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, आपको लीगल अथॉरिटी होती है। हम्म, तो ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है यूनिफॉर्म के लिए। तो मुझे लगा कि मैंने जिन हालात में जिंदगी को देखा है, तो शायद ये पुलिस की जो नौकरी है, ये सबसे अच्छी नौकरी मेरे लिए है। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा है कहीं पे कि जब हम फोर्थ में थे, चौथी क्लास में, तो सॉरी, इस हमारे स्कूल में उस वक्त जो अररिया के सिविल एसडीओ थे, हम्म, मतलब एसडीएम जिसको हम दूसरी जगह पे कहते हैं, वो आए। हम्म, वो एक आईएएस ऑफिसर थे, बिल्कुल नौजवान थे, अभी क्वालिफाई हम्म, करके अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आए थे। हम्म, तो उन्होंने एक स्पीच दी। हम्म, अच्छा, इत्तेफाक से वो स्पीच भी उसी आम के पेड़ के नीचे थी। ओ, वहीं पे कुर्सी लगाई गई, वहीं पे हम सब लोग बैठे एक हम्म, सेमी सर्किल में। हम्म, और मैंने देखा कि जिस रिस्पेक्ट से उनको सुना जा रहा था और जिस ढंग से बातें वो कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि शायद सिविल सर्विस वो नौकरी है
जिसमें आप समाज में वाकई कोई बदलाव लाना चाहें और समाज को शिप अप करना चाहें, उसको कोई मैसेज देना चाहें, चाहे तो वो मैसेज पहुंचता है, उसको लोग सीरियसली सुनते जी, हैं, जी। उन बातों की इज्जत की जाती है। हुँ। तो फिर ज़हन में आया कि भाई इसी में जाना है, कम हुँ। वॉट में। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, जिस तरीके से और सर इतने सारे लोग पूरे इंडिया में यूथ प्रिपेयर कर रहा होता है, और आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिस मुकाम को आपने हासिल किया, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायी है। सर मेरा थैंक मेरा एक और सवाल आपसे है कि सर बहुत बार जिंदगी में मुश्किल दौर आता है, कई बार लगता है कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, और जनरली यूथ के सामने बहुत बार ऐसा आ रहा होता है, क्योंकि आपने भी प्रिपरेशन की है सर, तैयारी की है, इन सारे दौर से आप गुजरे हैं, और कई बार समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। ऐसे इंसिडेंट सर आपने भी एनकाउंटर किए होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी। सर आपका यूथ के लिए क्या गाइडेंस होगा कि जब आप स्टक फील करें, जब आप ऐसा लगे कि करियर में समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या पर्सनल लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, या कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो क्रॉस रोड्स है ना ज़िंदगी में, वो उसी वक़्त हम्म। आते हैं जबकि आप अपनी करियर को सेट करने के कोशिश में होते हैं। जी, जी। आपको प्यार भी उसी वक़्त होता है और आपको कलीग लोगों से झगड़े भी उसी वक़्त होते हैं जी, जी। और आपकी फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम पे होती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। हम्म। और आप फ़िल्में भी देखते हैं तो आप बहुत सारे ख्वाब बुन के वहाँ से आते हैं, सोचते हैं मेरे साथ भी ऐसा होगा जी, और जी। ये सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। ये लाइफ़ है। जी, जी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस स्ट्रगल से नहीं गुज़रा है, वन वे और द बिल्कुल, अदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं कई बार अब खुद अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था, वहाँ पे हमदर्द स्टडी सर्किल करके एक इंस्टीट्यूट है। जी सर। ऑल इंडिया टेस्ट लेती है, उसके बेसिस पे उस ज़माने में 50 लोगों को सेलेक्ट करती थी, जो हॉस्टल में रहते थे। हम्म। अच्छा, उसका एक अजीब-सा सिस्टम था कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद वो हॉस्टल बंद कर देते थे 1-2 महीने के लिए। आप हम्म। हॉस्टल छोड़ के चले जाएँ और फिर हम्म। जब खुलेगा वापस, जब रिज़ल्ट आने को होगा, तो आप वापस आ जाएँ। जी, जी। अ, अब हुआ क्या कि मेरी तैयारी ठीक-ठाक हो गई थी। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, हम्म। तो मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। प्रीलिम्स में क्वालीफाई कर जाऊँगा, मुझे मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हम्म। अब हॉस्टल बंद हो गया और दिल्ली में मेरा कोई दोस्त नहीं, यारो मददगार नहीं, कहाँ जाऊँ? हम्म। तो मैं गाँव चला गया और वो 2 महीने मैंने गाँव में गुज़ारे हैं। अब किताबें सारी दिल्ली में और मैं 2, हम्म। 4, 5 किताब लेके गया। तब तो ट्रेन से जाते थे हम्म। और वो ट्रेन में भी आप बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं जा सकते हैं। हम्म। सॉरी। तो जब मैं वापस लौटा, हम्म। तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, पैर काट लिया है, ओह। क्योंकि मैं टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। जो सिंसेरिटी मेरी थी, जो हम्म। मोमेंटम था, वो बंद हो गई थी। आप जैसे ये देखें कि कोई भी राजधानी एक्सप्रेस क्यों नहीं चल रही हो, हम्म। लेकिन अगर सिग्नल क्लियर नहीं है और वो स्लो डाउन होती है, तो फिर उसको स्पीड पकड़ने में वक़्त लगता है। वक्त लगता है। तो नतीजा ये हुआ कि मैं मेंस में फेल हो गया। मुझे हम्म। कॉल नहीं आया इंटरव्यू का। लेकिन उससे मैंने सीखा इस बात को कि अगली बार जब मैं प्रीलिम्स दूँगा, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं एक दोस्त को अपने कह के रखा कि भई मैं तेरे साथ शिफ्ट हो रहा हूँ अभी 1.5-2 महीने के लिए और जब तक मेरा हॉस्टल खुलता नहीं मैं तेरे साथ ही रहूँगा। इधर हॉस्टल बंद हुआ, मैं जाके उनके साथ शिफ्ट हो गया। उस दरमियान में मैंने अपनी पढ़ाई जो करनी थी वो कर ली और जब हॉस्टल वापस खुला तब तक मेरा हम्म। एक पेपर पूरा हो चुका था। तैयारी मेरी पूरी हो गई थी। हम्म। उसके बाद के जो 2 पेपर थे, एक ऑप्शनल और एक जीएस, वो फिर मुझे करना था, तो उतना टाइम में वो हो जाता है, पहली बात। दूसरी हम्म। बात ये है कि अच्छे जो वेल विशर हैं, उन वेल विशर से उनकी बात सुननी चाहिए। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी मैंने शुरू की, तो मैंने सबसे पहले 2 ऑप्शन होते थे हमारे वक़्त में। तो हम्म। ज्योग्राफी क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट था, मैंने ग्रेजुएशन उसमें किया था। तो ज्योग्राफी मेरा एक ऑप्शनल था। दूसरे ऑप्शनल के लिए मैंने पहले पर्शियन पढ़ना शुरू किया। हमारा एक ग्रुप था पटना में, हम उनके साथ पढ़ते थे, लेकिन जल्दी मेरा मन उससे उठ गया। अगर कोई चीज़ अंदर से नहीं आ रही हो, तो फिर हम्म। उसको बहुत दूर तक लेके जाना लेके नहीं मुनासिब जा नहीं सकते, आप परसों है। नहीं हाँ, कर सकते उसको। हाँ, उसको समझना चाहिए कि मेरा अंदर का हम्म। अर्ज क्या है।
तो फिर हम लोगों ने मशवरा किया और कहा, ये पता चला कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसको लेने से जीएस का जो है एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना शुरू किया मैंने। मैं जब हमदर्द स्टडी सर्कल में गया तो हमसे सीनियर एक स्टूडेंट थे, डॉक्टर सोहेल एजाज खान। वो अभी फॉरेन सर्विस में है और करंटली ही इज इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान। वो हमारे साथ ही क्वालिफाई किए, लेकिन हमसे पहले से एग्जाम दे रहे थे और इंटरव्यू तक गए थे। तो बातों में उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा लिटरेचर पे तुम्हारी पकड़ बड़ी अच्छी है, तुम उर्दू लिटरेचर ले लो सेकंड ऑप्शन। मैंने उनकी बात को अनसुनी कर दिया कि ये मुझे समझाएंगे, मैं इतना पढ़ के आया हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार मेंस लिखा और उसके बाद इसी एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, ये है कि आप दूसरे से ज्यादा कितना जानते हैं और कितना लिक्विडली और कितने अच्छे ढंग से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक गिवन टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब उसी टाइम फ्रेम में मैं सब्जेक्ट एक्स लूं तो कितना कर पाऊंगा, वाई लूं तो कितना कर पाऊंगा, जेड लूं तो कितना कर पाऊंगा। ये कोई ईगो का सवाल नहीं होता है, ये सवाल इसका होता है कि सेम एक लिमिटेड टाइम है आपके पास, उस लिमिटेड टाइम में आप क्या चीज बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा जो जिसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, हाँ, तो वो एनालिसिस करते रहना चाहिए अपने बारे में खुद भी। सॉरी। और उसमें देखना चाहिए कि किसी वेल विशर ने अगर कोई मशवरा दिया है तो वो किस हद तक जस्टिफाइड है। और जब दूसरी बार मुझे अक्ल आ गई तो मैंने उर्दू लिटरेचर ले लिया, उसकी पढ़ाई शुरू की, और वो जब तक मैं हॉस्टल फिर से वापस आया तो मेरी वो तैयारी पूरी हो गई थी। तो हमेशा अपने वेल विशर लोगों की बात सुननी चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने इसमें सीखी, जी सर, सॉरी, कि हर आदमी का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होता है। मैं हमेशा दिन में पढ़ता था, हमारे बहुत सारे कलीग ऐसे थे जो रात में पढ़ते थे, 3-3, 4-4 बजे सुबह तक पढ़ते रहते थे। मैं 11 बजे के बाद मेरी बत्ती गुल हो जाती थी और वो लोग दिन में सोते थे। नहीं, लेकिन क्या हो जाता है ना, कभी आप रात में उठे और कॉरिडोर में चले गए या वॉशरूम जा रहे हैं, आप देख रहे हो भाई इसके रूम की तो लाइट जल रही है, जाके देखते हैं 3 बज रहा है, फिर आप अपने आप को कोसते हुए जाके बिस्तर पे सोते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ और हमेशा मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ भाई। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं सर आप, बिल्कुल। आई थिंक 99% लोगों के साथ होता है। ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैं एक बार फिर बैठ कर मैं कैलकुलेट किया कि मैं कितनी देर पढ़ता हूँ और ये कितनी देर पढ़ते हैं। तो जनरली प्रीलिम्स में ना 8 घंटे की फोकस स्टडी जरूरी है, मैं समझता हूँ, और मेंस के टाइम में 12 घंटे की फोकस स्टडी। तो मैंने देखा कि मैं इसके आसपास मेरा आ रहा है, तो मैंने तौबा किया कि भाई वो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये मेरा है। अब मैं सुबह 5 बजे उठता था, मैं जाता था थोड़ा रनिंग वॉकिंग वगैरह करके आता था, नहा धो करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठता था। वो लोग सोते रहते थे। तो एक तो चीज है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप पहचानिए, समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि मेरा स्ट्रेंथ और दूसरे का स्ट्रेंथ अलग हो सकते हैं, मेरी वीकनेस और उनकी वीकनेस अलग हो सकती है। वो कोई भी मशवरा अगर देंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देंगे। तो हमेशा उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए आप, और देख लीजिए कि उसमें से क्या चीज आपको अडॉप्ट करना जो है वो फायदेमंद है, तो उसको करते रहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो इस पीरियड में बड़ी तकलीफ होती है। हम में से बहुत सारे लोग प्यार में पड़े, होता है, इस उम्र में होता है। मेरी वाइफ जो है उनसे मेरी मुलाकात इसी दरमियान हुई है, तो वो स्ट्रेस भी एक रहता है और उधर भी वक्त थोड़ा देना पड़ता ही है। लेकिन मैंने ये देखा कि उस पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। अगर आप दोनों साथ मिलकर पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बैलेंस कर सकते हैं। आप चीजों को वैसा डायरेक्ट कर लीजिए कि अब क्या करना, हमने कौन सी बात करनी है। आपको आंखों की तारीफ करनी है और जुल्फों की तारीफ करनी है और झुमके और बाली की तारीफ करनी है, कि आपको सब्जेक्ट पे डिस्कशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। जी सर, नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छे इनपुट्स सर आपने दिए हैं और बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से सर आपने समझाया है, चाहे वो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हो,
क्योंकि इस दरमियान जनरली यही हो रहा होता है कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला ज्यादा पढ़ रहा है, या अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा समझ रहे होते हैं, जबकि सबके साथ ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक रिलेशंस को हैंडल करने के साथ साथ सर आपने जिस तरीके से चीजों को मैनेज करने का जो गाइडेंस दिया है, आई थिंक बहुत सारे ऑडियंसेस इसको हो सकता है आपने बहुत एक ह्यूमरस तरीके से रखा है, पर बहुत ही मीनिंगफुल सर आपका ये वाकया था और एक गाइडेंस था। बल्कि मैं बिल्कुल एक चीज और इसमें ऐड कर दूंगा बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि मैंने संडे को कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा। मेरे जो खत था सफाई का, तो मैं हम्म संडे को क्या करता, अपना रूम पूरा धो करके वो वाइपर से साफ करता था, हम्म कपड़ों को धो धा करके इस्त्री करके रखता था। हम्म नाश्ता करने के बाद मैं मार्केट निकल जाता था। थोड़ा हम्म तब तो मॉल वॉल होते नहीं थे, कनॉट प्लेस मिला जुला की एक जगह थी, जी जी। उधर चला गया, कोई मूवी देख ली। शाम को पूरा घूम करके थक वक करके आते थे, हम्म और डिनर करके सो जाते थे। मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान ये जो माइंड है ना, हम्म ये पूरा रिसेप्टिव होना चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में हम्म जानी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए आपको उस दरमियान भी, वीकडेज में भी थोड़ा सा टाइम खेल के लिए या किसी इंटरटेनमेंट के लिए निकालना चाहिए। चाहे फुटबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए। हम तो पिट्टू खेलते थे, हमारे पास तो कुछ था हम्म नहीं, वो एक बॉल होता था टेनिस का, जी और जी जी। कंकड़ी इधर जमा करके ऐसे मारते थे। हम्म तो हम लोग पिट्टू खेलते थे। और मॉर्निंग में मैं 1 घंटा जो है वॉकिंग या रनिंग के लिए जाता था। हेल्थ की, तो जैसा कि आपने बताया, हेल्थ भी जरूरी है इमोशनल के साथ साथ। बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंड सुकून में नहीं है ना, हम्म तब तक आप नहीं कर सकते। और मैं तो मतलब बहुत बचपन उस जमाने से प्रेयर करता था। हम्म और हमेशा देखिए क्या है कि मैं समझता हूँ कि अपनी मेहनत तो है ही, लेकिन एक हम्म विश्वास परमात्मा पे भी अपने को होना बिल्कुल चाहिए सर। कि मैं अगर सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वो मेरी जरूर मदद करेगा। तो बिल्कुल वो दिमाग को ठंडा रखने के लिए, सुकून में रहने के लिए वो भी जरूरी है। तो आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक बार हाथ छोड़ करके वहां बिल्कुल। पे आप चले जाइए कि भाई मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी, हे भगवान जी जरा जी। सा धक्का आप भी दे आप दीजिए। भी दीजिए। लेकिन जनरली सर एक ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जोक्स चलते रहते हैं जनरली, एग्जाम के दौरान ज्यादा पुकारा जाता सही है। है। बाकी दिन ऊपर वाला फ्री रहता है, बोलता है मेरे पास नहीं आ रहे लोग आजकल, लगता है एग्जाम नहीं है इंडिया में। बल्कि मैं इसका उलट बताऊंगा। मैंने जी जी कहीं जी। पढ़ा था कि ये जो माइकल फेल्प थे, हाँ स्विमिंग चैंपियन, जिसने शायद अब ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जी सर। उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि उनका जो हम्म, ट्रेनर था, उनके हाथों में ना और पैरों में वेट बांध देते थे अच्छा। स्विमिंग करने के लिए। और कंपटीशन जब आता था तो वेट वो खुल जाता था। तो आप ये सोचो कि अगर आप 5 या 10 केजी एडिशनल वेट लेकर के तैर रहे हैं और वैसी तैयारी कर रहे हैं, और जब आपका टेस्ट है तो वो वेट खुल गया, तो आप कितना लाइट महसूस करेंगे। तो तैयारी में जो है ना वेट ज्यादा बांधना होता है। तो प्रेयर तैयारी में कीजिए, उस एग्जाम के दिन हाथ जोड़ ले भाई मैं अब जा आप रहा थोड़ा हूँ। लाइट फील करोगे उस दिन। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। नहीं सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, दिस इज रियली इंस्पायरिंग। सर आगे मैं और भी मेरे पास कुछ सवाल हैं, और मुझे पता है कि आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़ाया ना करते हुए वक्त मैं जल्दी जल्दी अपने सारे सवालों का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। सर आप इंडिया में पीस और हारमोनी पे काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, लिटरेचर पे आपने काम किया हुआ है, स्पेशली मैं देख रहा था एक एक वीडियो में सर, जिसमें आपने इंडिया का फर्स्ट पोइट्री इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बिरला मातोश्री में सर बिल्कुल। आपने किया था। तो सर ये क्या मुहिम है, इससे यूथ कैसे जुड़ सकता है, और इसका क्या इम्पैक्ट अभी तक हुआ है सोसाइटी पे, इसके बारे ये में जानना चाहेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप ये पागलपन क्यों कर रहे हैं, हम्म आपको नौकरी में सुकून नहीं है क्या। हम्म और मैं उसको यही जवाब देता हूँ कि भाई मैंने समाज से बहुत कुछ लिया है, हम्म मैं वापस क्या कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी में फाइलों के लिए जीऊं, चार दीवारी में बंद रहूं, तो मैं बुनियादी तौर से फाइल की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की नहीं कर रहा हूँ। हमारे समाज में, जैसे कि मैंने अपने बचपन के बारे में बताया, कि हमने एक बड़ा हारमोनियस माहौल देखा। वो हारमोनियस माहौल क्यों था? क्योंकि कम्युनिकेशन ओपन था, जी मन में लोग चीज नहीं रखते थे, जो बात होती थी वो जुबान पे लाते थे, कहते थे। जी। देहातों में आप कभी जाते हैं उस जमाने में ना, तो जाड़ों के जमाने में
जो दिन भर का जो कूड़ा करकट जमा होता था ना, तो उसको एक ढेर लगा हम्म, करके उस पर आग लगा देते थे। हम्म, वो आग तापने के लिए लोग बैठे रहते थे। जी जी जी। अगर आप कभी कफन पढ़े प्रेमचंद की, तो उसमें वो जो आग ताप रहे हैं वही आग है। अब उसमें जो भी बैठा हुआ है, चर्चा चल रही है देहातों में, जैसे चौपाल हुआ करता था, जी एक जी समय जी। जैसे चौपाल होता था। तो जब तक लोगों का कम्युनिकेशन एक दूसरे से सीधा नहीं होगा, उनके दिल में जो भी फेयर है, जो भी थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहा है, वो बाहर नहीं आएगा, तो हम समाज में हार्मनी नहीं ला सकते। जी। हम पुलिसिंग में कॉम्युनल हार्मनी के लिए कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में 10 लोगों को पकड़ के लेते आते हैं, चाय पिलाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको पुलिस से काम पड़ते रहता है, फोटो खिंचवा लिया, कह दिया सब कॉम्युनल हार्मनी का मीटिंग ले लिया। जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये कभी नजर नहीं आते, क्योंकि आदमी के विचारों में जो बदलाव होता है ना, वो काम से नहीं होता है कि आपको काम पड़ गया तो वो आपके पास आ गया, बल्कि उसके थॉट प्रोसेस में जब बदलाव आएगा, तब जाकर के उसकी कन्विक्शन आएगी। तो लिटरेचर जो है थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करने का सबसे पावरफुल मीडियम है। और अच्छा लिटरेचर जो है, जो हम लोग पढ़ते रहे, चाहे आप निराला को पढ़िए, दिनकर को पढ़िए, निर्मला देवी को पढ़िए, सुमित्रानंद पंत को पढ़िए, गालिब पढ़िए, मीर पढ़िए, इकबाल पढ़िए, शेक्सपियर पढ़िए, ये इंसान की सच्ची कहानी है। इंसान के दिल में जो गुजर रही है वो एक्सप्रेस होता है। तो क्या होता है कि हम बाकी कोई भी मीटिंग लेते हैं तो उसमें समाज का बड़ा नीचे से तबका आता है। जब आप एक पोएट्री फेस्टिवल कराते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल कराते हैं, तो जिसको भी ये थर्स्ट फॉर नॉलेज है, सोल की जो रिक्वायरमेंट है, फूड फॉर सोल जिसको चाहिए, आपने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत अच्छी नौकरी कर ली, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है? वो क्या खोज रही है, वो क्या चाहती है? तो आप देखिएगा कि जब आदमी लाइफ में एक लेवल पहुंच जाता है, तो वो क्रिएटिव चीजों को ढूंढता है, कैथारसिस चाहता है, क्योंकि उसके फ्रस्ट्रेशंस बड़े होते हैं, उसके स्ट्रगल्स बड़े होते हैं, उसकी लाइफ की जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो ज्यादा मल्टी डायमेंशनल और डिफिकल्ट होती हैं। तो लिटरेचर वो चीज है जो आदमी को कैथारसिस दे सकता है। तो हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, तो समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, समाज में जो ओपिनियन मेकर हैं, समाज में जो टॉप एशेलन के लोग हैं, वो भी इसमें आने लगे। हमने कोशिश क्या की, इसमें हम नफरत की कोई बात नहीं करें, इसमें मोहब्बत की बात हो, इसमें भाईचारगी की बात हो, इसमें इंसानियत की बात हो, और ये पैगाम पहुंचे। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि लास्ट 30 सालों में अगर आप देखिएगा, जो इंडियन लिटरेचर का सिनेरियो है, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, इनका क्लास नीचे जाता जा रहा है। हिंदी में मिमिक्री आर्टिस्ट आ गए, या वीर रस के कवि आ गए। वीर रस और कुछ नहीं है, नफरत का बयान है। मैंने इसको ऐसे मारा, मैंने उसको ऐसे मारा, तुम ऐसा हो जाओगे, मैं वैसा कर दूंगा। और हमारा जो एनिमी है, वो एनिमी एक्चुअली होना चाहिए दुर्गुण। हमारे अंदर जो दानवी प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए। हम में सब में कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। तो ये अवगुण हमारा टारगेट होना चाहिए, इंसान टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं कैसर खालिद में क्या कमजोरियां हैं उस पर बात कर सकता हूँ। कैसर खालिद मेरा दुश्मन नहीं है, वो एक इंसान है, इंसान के नाते वो मेरे इम्पैथी का मुस्तहिक है। तो उर्दू में हो गया कि मजहब ऐसा है और मिल्लत खतरे में है और सियासत में ये हो गया। तो बुनियादी तौर से ये सिर्फ जिसको आप कहते हैं चीप चीजें वो आने लगी। वो फिल्मों के गानों में भी आप देख सकते हैं कि हमारा लेवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। जी। एक जमाने में ये थे कि साहिर और मजरू और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, ये ऐसे किस्म के लोग होते थे, क्या लिटरेचर लिखते थे और क्या गाने लिखते थे। और आप तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई मुझको चूल, ऐसा ये चल रहा है। तो ये जो फर्क है ना, ये आप देख रहे नीचे जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये, जैसे क्या होता है कि आप दवाई लें और उससे बीमारी को दूर करें, या आप ड्रग ले लें और तुरंत हाई हो जाएं और भूल जाएं सब चीज। भूलने से समाज आगे नहीं बदल जाता है, बदलता नहीं है, उसमें अच्छाई नहीं आती है, ट्रीटमेंट से होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हिंदी, उर्दू, मराठी में जो लेवल नीचे जाता जा रहा है, मैदानों में होने लगे जो प्रोग्राम्स है, बहुत घटिया माइक, घटिया पोएट, ऑडियंस भी वैसे ही, कोई टैक्सी वाला, कोई बेकरी वाला, कोई समाज का रिक्शा वाला, नीचे अच्छे लोग जाते नहीं थे, परिवार तो जाता नहीं था। तो इसको लोगों से जोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अच्छा क्वालिटी उनके सामने लेकर आए, अरेंजमेंट अच्छा हो, अच्छे ऑडिटोरियम में चीजें हों, जैसे इंग्लिश के प्रोग्राम होते हैं, जैसे समाज के बेस्ट जो प्रोग्राम्स प्रोग्राम होते होते हैं। हैं, उसमें
और फिर अच्छे लोगों को उससे जोड़ें, और वो हम्म। मैसेज जो हार्मनी का है, पीस का है, ब्रदरहुड मैसेज आना चाहिए। वो हो जाए। तो ये 10-12 सालों में यहाँ पे भी और दिल्ली में भी जो हम लोगों ने कोशिश की, यहाँ पासबान अदब और दिल्ली में जश्न अदब को लेकर के, तो मुझे खुशी है कि आज हजारों हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अभी मैं जश्न अदब का चेक कर रहा था, यूट्यूब चैनल करीब 4 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। हाँ। हमारा कंटेंट ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम के थ्रू जाता है, बल्कि हमारे प्रोग्राम के बाद में भी जो सोशल मीडिया उसके थ्रू जाता है। उसके थ्रू जाता है। तो ये एक मेहनत है, ये एक कोशिश है। दूसरी बात क्या हो रही है कि हमारा जो यूथ है, क्योंकि क्या हो गया कि हम घरों में अपनी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशन है पूरा, चाहे वो सनातन धर्म की ट्रेडिशन हो जो संस्कृत में है, बौद्ध धर्म की ट्रेडिशन हो जो बुनियादी तौर से पाली में है, इस्लाम की हो जो बुनियादी तौर से उर्दू में है, तो तमाम ट्रेडिशन, या जैन की जो पीठिका है, ये तमाम लैंग्वेज चूंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम इससे कट रहे हैं। और जब हम कट रहे हैं तो एक्चुअली हमारी विरासत से हम महरूम होते जा रहे हैं। ये 4000 साल की जो विरासत हमारी है, धीरे धीरे हम उसको भूलते जा रहे हैं। और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक थॉट प्रोसेस को कंडीशन करती है। अब क्या पढ़ते हैं, आज हमारा आदमी पाब्लो नेरुदा को जानता है, लेकिन क्या हमारा आदमी सुभद्रा चौहान को जान रहा है? नहीं सर, नहीं। सुमित्रा नंदन पंत को जान रहा है? हसरत जयपुरी को, हसरत मोहानी को जान रहा है? नहीं जान रहा है। मुझे पाब्लो नेरुदा को पढ़ने में, चिली का राइटर है वो, कोई एतराज नहीं है, पढ़िए, आप उसको भी पढ़िए, लेकिन भाई आप बाप को पहचानो पहले, माँ को पहचानो, फिर ना मामा खालू फूफा चचा को पहचानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रायोरिटी है ना, ये बदल गई है। तो जब तक हम लिटरेचर से यूथ को नहीं जोड़ेंगे, उसको तब तक बदलाव लाना मुश्किल है। मुश्किल। तो ये कोशिश है हम लोगों की। तो सर इसमें जो यूथ है वो जनरली किस किस अलग अलग फॉर्म में जुड़ता है, जैसे वॉलंटियर्स की फॉर्म में जुड़ते हैं इसमें या हमने कई कई तरीके बना के रखे हैं। एक तो ये कि अगर आपके अंदर क्रिएटिव अर्ज है तो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। जो ओपन माइक सेशन हमारा होता है, उसमें आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपनी क्रिएटिव चीजों को पेश कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहें, वॉलंटियर के तौर पे जुड़ जाएं, आप हेल्प करने वाले के तौर पे जुड़ जाएं। यहाँ पे हम सब मजदूर हैं। कैसर खालिद भी मजदूर है, और आज जो आदमी जुड़ेगा वो भी मजदूर है। हमारा जो एम और पर्पस है वो बड़ा है, आदमी छोटा। इसीलिए हम लोगों ने एज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस पॉलिसी कभी किसी पोस्टर पे किसी आदमी की तस्वीर आने नहीं दी, जो कि ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि एक बड़े विजन के प्रति काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल 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 वो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, आप आ जाए कभी भी, कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि भाई हमारा मामला ऐसा है कि आप स्टेज शेयर करने के लिए नहीं आओ कि आपको ये चीज मिल जाएगी। हमारा मामला ऐसा है कि जैसे मेहंदी पहले पीसते थे ना सिलबट्टे पे, जी जी, तो पीसने वाले के हाथ में रंग अपने आप लगता है, अपने आप लग जाता है। तो बस आप करोगे तो रंग आपको लग जाएगा। ये कि मेहंदी लगा के मैं दूल्हा बन जाऊंगा, इस उम्मीद पे मत आओ। जी 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 जी। तो ये तो सर ये पूरा वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जैसे दिल्ली में अगर इसके कुछ इवेंट्स होते हैं तो यहाँ अपनी एक टीम है वॉलंटियर्स की और वो अपना मिलके। वहाँ जश्न अदब है, उसका वेबसाइट है, आप अच्छा। वॉलंटियर के तौर पे जुड़िए। जैसे अभी क्या हुआ कि जब ये कोविड के इस लॉकडाउन हो गया मुंबई में, तो फिर हम लोगों ने यहाँ जो मजदूर फंस गए थे, जो गरीब लोग थे, खाना नहीं मिल रहा था, तो 30,000 लोगों के लिए हम लोगों ने इंतजाम किया 2 महीने तक। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो यही जो हमारा बेस है उधर शिफ्ट हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर कुछ होगा तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, उसी ढंग से कोई सोशल चीज होगी तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हम एजुकेशन में, इकोलॉजी में, प्लांटेशन में, पब्लिक हेल्थ में, अवेयरनेस जनरेशन में, कॉलेजेस और स्कूल को जोड़ने में, ये सभी चीजों पे काम कर रहे हैं। और अब न सिर्फ ये हो रहा है, बल्कि जो एक्सपर्टीज हम लोगों ने डेवलप कर ली है, तो कोई कहीं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहे तो हम उसमें भी उसकी मदद करा देते हैं। उस एरिया में जो हमारा नेटवर्क है उससे उसको जोड़ देते हैं, ताकि ये मैसेज सैकड़ों जगहों से, हजारों जगहों से, हजारों लोगों तक पहुंचता रहे। तो इस ढंग से कभी भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एनकरेज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, और हम खुद भी जुड़ना सर इससे चाहेंगे। और सर इसके अलावा आप गंगा जमुना तहजीब की भी बहुत बात मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं। मैं आप कई दिन से रिसर्च कर रहा था कि
मैं किन किन मुद्दों पे आपसे बात करूं, चर्चा करूं। सर, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि गंगा जमुना तहजीब के बारे में यूथ को बहुत ज्यादा नहीं पता है। शायद हो सकता है कि उनको ये भी ना पता हो कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आपके पास अगर वक्त है तो आप एक एक छोटा सा एग्जांपल देके हम लोगों को, हमारे यूथ को, मेरे मित्रों को, दोस्तों को आप थोड़ा सा इससे रूबरू करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? देखिए, गंगा जमनी तहजीब कुछ नहीं है, ये इंडिया को डिफाइन करने वाली चीज है कि हमारे ब्लड में जो है ना, हिंदुस्तान के ब्लड में एकोमोडेशन है, हम्म। हिंदुस्तान के ब्लड में टॉलरेंस है। हम्म। ये एक अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में कि यहाँ पे जो भी आया अंग्रेजों के अलावा वो हम्म। यहीं का होके रह गया, इसी की जी। मिट्टी में दफन हो गया, यही शमशान पे गया और जल करके इसी मिट्टी में शामिल हो गया। तो ये देश है, इस देश हम्म। में हम सबको साथ लेके चलते हैं। अभी हमारे प्राइम हम्म। मिनिस्टर ने कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। ये हम्म। नारा क्यों है? क्योंकि इसकी तहजीब ऐसी है। अब हम्म। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। बिरयानी, हम्म। आपको मालूम बिरयानी खाना कैसे किसका खाना था? बिरयानी फौजियों का खाना था। अच्छा। फौजी शॉर्ट नोटिस पे मार्च करते थे, हाँ, उन्हें न्यूट्रिशन फूड चाहिए था और जो एक बार में बन जाए, जिसमें वो बिरयानी। प्रोटीन हो और ये सारी चीजें हो। हम्म। तो ये है गंगा जमनी तहसील, कि यहाँ कौन सी चीज कैसे मिल जाएगी, किससे मिलके क्या बना देगी, कह नहीं सकते। हाँ। दुनिया में ना, आप कहीं देखिए दरगाहें कहाँ पे हैं, स्थान कहाँ पे हैं, बाबा कहाँ होते हैं? इंडिया है, यहाँ पे होते हैं। तो ये जो तहजीब है ना हमारी, कि हम मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का दुख शेयर करते हैं, दर्द शेयर करते हैं, खुशियां भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिबास अपना लेते हैं, एक दूसरे का रंग ढंग अपना लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चीनी और पानी। जब हम जी। शरबत बनाएंगे ना, तो इसके सिवा पानी शरबत का कोई वजूद नहीं है कि उसमें जी। चीनी को जी। घुल जाना है। जी। तो ये है इंडिया। और इंडिया में इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जब भी कोई आदमी जो हमसे डिफरेंट है हमारे हम्म। सामने आता है, तो हम्म। हम उसको नफरत की नजर से नहीं देखते हैं, हम हम्म। उसको प्यार की नजर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है। तो ये गंगा जमनी तहजीब है कि आप दूसरे की चीज को समझ के लीजिए। हम्म। जो आदमी हमसे डिफरेंट है वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे कैनवास में एक और कलर भर रहा है। तो आप हम्म। देखिए, जो मोनोक्रोम होता है ना, वो बहुत खूबसूरत नहीं होता। पेंटिंग में अलग अलग रंग होते हैं। जी सर। जो फुलवारी होती है उसमें अलग अलग फूल होते हैं, अलग इसलिए वो अलग। अच्छी लगती है। हम्म। तो यही है। और अगर किसी को सुनना हो तो जावेद अख्तर की नज्म सुन लीजिए। जो सैलाब, एक नज्म उनकी है ना, कि हम्म। बांध नहीं, फुलवारी में एक रंग के फूल नहीं हो सकते, वो फुलवारी हम्म। नहीं होगी। भले आप देख लीजिए कि कहीं जहाँ यूरोप यूरोप में जहाँ एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही धर्म को भी अपना के चलते हैं, तो वहां तो शायद मोनोक्रोम चल जाएगा। लेकिन इंडिया में हम्म। तो हर 100 किलोमीटर भाषा बदल बहुत जाती है। डाइवर्स है कंट्री से, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो हमको इन चीजों को एंजॉय करना चाहिए। और सच मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे देशों में जाने की इत्तेफाक हुआ, हम्म। हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद इतनी याद आती है अपने देश की, कि जी जब जी। इसकी मिट्टी पे आप वापस आते हो, यहाँ जो भी प्रॉब्लम हो, जो हाँ भी हाँ। शॉर्टकमिंग हो, लेकिन लगता हम्म। है यार देश तो अपना है। तो वो है इंडिया। जी आप सर। उसको कहीं पे भी फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। नहीं सर, हम लोग आई थिंक पूरा भारत आप जैसे अधिकारी पे प्राउड फील करता है। और सर, आप इतना सारा काम कर रहे हैं, लिटरेचर को प्रमोट कर रहे हैं, लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, और आपने वापस अपनी संस्कृति में जाने की बात करी। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आई थिंक यूथ को बिल्कुल ही इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। सर, मैं आपसे सेकंड लास्ट मैं बोल सकता हूँ इसको। आप सोसाइटी में स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए भी काफी अपने काम किए हुए हैं, आप कर रहे हैं सर। ये क्या इनिशिएटिव्स हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स इसका इसके लाभार्थी होते हैं, किस तरीके से आप उनको रीच आउट करते हैं, जिसमें आप देखिए, कैपेबिलिटी हाँ, बिल्डिंग की बात कर रहे मैं ये समझता हूँ कि आज भी अपना देश ऐसा है कि इसमें रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हैं? हम्म। फॉर्चुनेट कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट नहीं हैं। हम्म। रास्ता बताने के लिए कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के पास कोई नहीं है, जी या जी। बहुत कम लोग हैं। जी। हम लोग धक्के खाते खाते जहां तक पहुंच सके पहुंचे। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमको बचपन से कोई रास्ता बताने वाला होता और गाइड कर देता, तो शायद यहाँ तक का जो सफर है वो और आसान होता। तो वो सारे लोग जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि उनको कोई हम्म। गाइड मिल जाए, कोई रास्ता बताने वाले मिल जाए,
तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस उन तक लेके जाऊँ, वो शेयर करूँ, उनकी जी। जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूँ, उनको गाइड कर सकूँ। और इस वजह से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जहाँ पे समाज में ये समझिए कि मेन स्ट्रीम से जो लोग दूर हैं और उनके अंदर तरह-तरह के विचार चल रहे हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ या मेरी टीम जाती है और हम लोग ये बात कहते हैं कि देखो हम तो देहात के आदमी हैं, हम ऐसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए। ये इसलिए कि हमारा सिस्टम फेयर है, ये देश फेयर है। इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें फेयरनेस है, सच्चाई है। तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेस हमसे ज़्यादा हैं, तो तुम कोशिश करोगे तो हमसे बहुत आगे जा सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि हम में से हर शख्स जिसको भगवान ने किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचाया, अपने जैसे 100, 200, 1000 लोगों को अपनी लाइफ टाइम में ज़रूर पैदा करे, उनको गाइड करे और कुछ समाज को वापस करे। इतना कुछ हमने समाज से लिया हुआ है, जी, कुछ जी, तो जी। हमें वापस करना चाहिए। तो मैं हमेशा ये समझ के चलता हूँ कि ये हमारा ये कर्ज़ है जो हमने समाज से लिया है और इसका अगर आप मूल नहीं तो कम से कम सूद वापस कर दीजिए। अपने बिल्कुल जैसे सही। 10, 20, 50 लोगों को खींचिए। एक और दूसरी के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स अक्रॉस जनरेशंस कॉमन होती हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया, वो प्रॉब्लम मेरे जनरेशन में भी थी, हमारे बाद के जनरेशन में भी है, हमसे पहले जनरेशन में भी थी। जी सर। अगर आप जब आप शेयर कीजिएगा, मैं ये बताता हूँ कि देखो मैं अभी आईजी बन गया हूँ, मेरे भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही आँख हैं, 2 ही कान हैं। मैं कोई ऐसा एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी का आदमी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा आदमी हूँ। जी सर। सिर्फ कोशिश से, मेहनत से, सिंसियरिटी से, लगन से और सही डायरेक्शन में चलने से मैं यहाँ तक पहुँच जी पाया सर। हूँ, तो तुम भी पहुँच सकते हो। तो ये एक मैसेज जब लोग देखते हैं, लोग हाथ मिलाते हैं, तो उनको यकीन होता है हाँ जी, हमारे जैसा है। सुनते बिल्कुल। हैं तो लगता है कि नहीं ये हमारे जैसा है। साथ में बैठ के खाना खा लेते तो लगता है हमारे जैसा है। तो हमें ये चीज़ें नहीं मिली और बिहार में तो चूँकि सिस्टम भी थोड़ा फ्यूडल है, तो वहाँ तो अधिकारी इस किस्म के जो अधिकारी होते हैं, उन तक पहुँचना ही मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है, एक्सेस नहीं है वहाँ पे। वो तो इसीलिए हमने डेलिबरेटली इस चीज़ को इस हिसाब से बनाया है, रखा है कि बच्चे जो है वो महसूस कर सकें कि कैसर खालिद या कैसर खालिद जैसा कोई आदमी उनमें से एक है। इसी समाज से आया हुआ है, इसी मिट्टी का पैदा है और यहीं पे पला बड़ा है। उसकी भी लाइफ कोई रोज़ बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं थी। वो भी मेहनत करके, कोशिश करके, परेशानियों से झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, तकलीफ़ों को से गुज़र करके यहाँ तक पहुँचा है। आगे बढ़े। तो हाँ, तो मेरे लाइफ में भी जो परेशानी है, तकलीफ़ है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबका है। वो कैसर खालिद की लाइफ में भी था। तो अगर वो जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सवाल है। अपने आप से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, शुक्रिया सर, बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज है। थैंक यू। सर, मेरा मेरा बस लास्ट आपसे, अब मैंने आप बहुत वक़्त लिया है सर, मैं क्षमा चाहूँगा, आपका बहुत सारा टाइम लिया है। हमारे यूथ के लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए बस लास्ट एक आपका मैसेज चाहिए, जिससे आपने ऑलरेडी सर पूरा हमारा डिस्कशन ही आज का इतना प्रेरणादायी है, इंस्पायरिंग है। आपका क्या मैसेज है सर आज के यूथ के लिए? मेरा जो बेसिक मैसेज है कि यूथ आर फुल ऑफ एनर्जी एंड कैपेबिलिटी। आज के यूथ में जो एनर्जी और कैपेबिलिटी है शायद हमारे जनरेशन में नहीं थी क्योंकि हमको वो रिसोर्सेज भी नहीं था, वो एक्सपोजर भी नहीं था, वो नॉलेज के सोर्सेज भी नहीं थे। हमारे टाइम में कोई इंटरनेट नहीं था, देहातों में कोई पेपर भी नहीं आता था, मैगजीन्स भी नहीं आते थे। एक दूसरे ये कि परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, इम्तिहान जिंदगी का हिस्सा है। बड़े से बड़ा आदमी भी हो तो इम्तिहान से गुजरेगा। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हुए हैं आप देखिए कितने साल में बने, इसके हुँ, पहले हुँ। कितनी बार हारे वो, हुँ, कितनी हुँ। चोट खाई। तो कभी भी नाउमीद नहीं होना है। हुँ, मैं हुँ। इटरनली होपफुल आदमी हूँ। परेशानी सबकी जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में है, आपकी भी है और होती रहेंगी। हुँ, कुछ हुँ। पीरियड होगा जिसमें कम होगी, उसको खुशी कहते हैं हुँ, और जब हुँ। ज्यादा होगी तो उसको दुख कहते हैं। हुँ, तो हुँ। परेशानी से कभी घबराइए नहीं, हौसला कभी नहीं छोड़िए। हुँ, गिरने हुँ। वाला ही खड़ा होता है और वही आगे बढ़ता है। सबको जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि चांदी के चम्मच से खाना नहीं मिलता है बचपन में। जी सर। वी आर नॉट बोर्न दैट वे। वो 2-4-10 होंगे जो उस किस्म के होंगे। लोग अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बनाते हैं और बहुत पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था, जी सर। तो एक बार मेरा एक दोस्त ना मेरा ये हाथ दे रहा था, पामिस था वो। हुँ, हुँ। तो मैंने उसको पूछा क्या है? हुँ, कहने हुँ। लगा तुम्हारा तो फेट लाइन ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में फेट लाइन नहीं है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले चाकू लो और इसमें काट के बनाओ, यू नो
चाकू लो और इसमें काट के बनाओ। मैंने कहा चाकू से नहीं बनाऊंगा, मेहनत से बनाऊंगा। आज मैं यहाँ हूँ। वेरी इंस्पायरिंग सर। सर थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ सर आपसे बात करने के बाद, और मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन जो भी यूथ देखेगा, जो भी हमारे ऑडियंसेस देखेंगे, दे विल फील सो इंस्पायरिंग। सर वी आर रियली वेरी मच प्राउड ऑफ यू एंड वी ऑल सीक योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट एंड thank you very much sir. You're really very kind soul person. You're very kind soul and very humble person. We are thankful for having such an honest and credible officer in our system, and we are sure till the time a person like you, a officer like you, a human like you is in the system, I think India has to grow. A system will become fair, law and order will be at place. So thank you very much. Thank you.